हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। मीन्स मेन टॉपिक होगा कि बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि लिगैंड और मेटल के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट टाइप का होता है या फिर कोवलेंट टाइप का होता है या आयनिक टाइप का होता है। उस चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे, किस टाइप उसकी फॉर्मेशन होती है। मीन्स आज हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग को, मीन्स बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो दो थ्योरीज हैं। एक तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, और एक सेकेंड थ्योरी है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी भी हम यूज करते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन आपके सिलेबस में वीबीटी एंड सीएफटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें हाइब्रिडेशन और ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, और एमओटी तो बैक बॉन्डिंग वगैरह को एक्सप्लेन करके कॉम्प्लेक्सेस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है एमओटी। तो एमओटी को मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। सिंपल सा एक सबसे पहले बता देता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होता है। मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स बाय लिगैंड टू मेटल एंड डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। तो मेटल लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है और लिगैंड लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड मेटल और लिगैंड के बीच में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। द बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्सेस इज आयनिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू सीएफटी। सीएफटी के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में आयनिक टाइप का बॉन्ड होता है, और आयनिक टाइप कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ज्यादा एक्सप्लेन कर पाती है। अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग देखें तो वीबीटी क्या है कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन करती है, शेप को एक्सप्लेन करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, लेकिन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं करती है वीबीटी। जबकि सीएफटी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को भी एक्सप्लेन करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को भी करती है, और इसके अकॉर्डिंग आयनिक टाइप का बॉन्ड होता है और इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके एक्सेप्शंस का। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, वही थ्योरी है जो 11th के हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपने पढ़ी है। आज फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सबसे पहले अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। जनरली सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल हो सकता है या फिर कैटायनिक हो सकता है, क्योंकि लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो कैटायनिक है तो वो +2 या +3 या +1 जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के वो ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट है इसमें, वो आपस में हाइब्रिड ऑर्बिट मिक्स होकर नए ऑर्बिटल फॉर्मेट करेंगे, विच आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनना हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ही वैकेंट होंगे कॉम्प्लेक्सेस में, यानी कि ऐसा कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो। मींस वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें बनेंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल सराउंडेड जो लिगैंड है उसके अकॉर्डिंग बन गई। अब लिगैंड के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लिगैंड अपने लोन पेयर को उन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करके वहां पे बॉन्ड फॉर्मेट करेगा, और बॉन्ड की नेचर कोऑर्डिनेट टाइप की होगी, डेटिव बॉन्ड। इसलिए हम कॉम्प्लेक्सेस में इसकी स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस।
यानी कि पोस्टुलेट है इसके जनरली जो इस पे वर्क था वो लिनियस पॉलिंग का था। पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को डेवलप किया था, इसलिए मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पोस्टुलेट है नंबर फर्स्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Number first, initially central metal atom acquire its oxidation state to form complexes. Complexes बनाने के लिए सबसे पहले central metal atom अपनी oxidation state acquire करता है according to number of ligands. यानी concept है यहाँ पे hybridization का। Number first, initially central metal atom acquire its oxidation state according to complex second after that इसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम के आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम है वो मिक्सअप होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा तभी हो पाएगा सेंट्रल मेटल एटम अकेला है, अगर सराउंडेड लिगैंड नहीं आएंगे तो कुछ नहीं करेगा। जैसे ही सराउंडेड लिगैंड उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आएंगे तब वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा, उसी के साथ वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, उसी के साथ उनके साथ वो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड की नेचर कोऑर्डिनेट टाइप की होगी। ये सब चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी एक साथ, यानी अकेला कुछ नहीं करेगा जब तक सराउंडेड एटम नहीं आएंगे। आफ्टर दैट द वैलेंस orbitals which have approx same energy mixed together of central metal atom and formed hybrid orbitals according to नंबर ऑफ लिगेंड्स के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन शो करेगा, यानी मिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल फॉर्मेट करेंगे विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर थर्ड, इन कॉम्प्लेक्सेस देयर आर वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स participated in hybridization and वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। नंबर 4, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग होंगे, जितने लीगेंड आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। नंबर 4, जो लीगेंड उसके सराउंडेड आएगा मेटल के वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बना देगा। आफ्टर दैट लीगेंड डोनेट lone pair to vacant hybrid orbital of center atom
by overlapping and coordinate bond or dative bond formed between metal and ligand. मेटल और लिगैंड के बीच में डेटिव बॉन्ड बन जाएगा. नंबर 5, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल formed is equal to number of atomic orbital participated. Which depends upon कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं. Which depends upon number of ligands and type of ligands. यानी नंबर ऑफ लिगैंड है, जैसे वाटर है 6 जोड़ने हैं तो वाटर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो उस टाइम 6 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल. और अगर इथाइलिन डायमीन है तो बाइडेंटेड है, अगर वो 3 है तो भी 6 करेंगे क्योंकि वो बाइडेंटेड है, तो उस कंडीशन में. एंड सिक्स्थ कंडीशन ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्वायर करना या ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करना, उसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाना या हाइब्रिडेशन शो करना, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है. ऑक्सीडेशन नंबर एक्वायरेशन, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइडिंग, and dative bond formation. Are simultaneous process. यानी कि ऐसा तभी होगा जब मॉलिक्यूल फॉर्मेट होना हो. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एनर्जी शेप के अंदर सेम होते हैं, जबकि उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है. Energy, shape, size of hybrid orbitals are similar, but orientation different. अब orientation different होता है तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी. Then shape of molecule fixed and bond have directional property. बॉन्ड के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी. 8, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो प्रोवाइड हुए हैं उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक. और सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक. इफ इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स central metal atom contain unpaired electron in any atomic orbital, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो होगा नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो खाली होते हैं वो तो, एटॉमिक ऑर्बिटल, देन मॉलिक्यूल विल बी या कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक.
अदरवाइज डायमैग्नेटिक। अदरवाइज डायमैग्नेटिक का मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। मीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट of complex calculated by spin only magnetic moment। केवल स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है केवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। यूनिट है इसकी बोर मैग्नेटॉन, where n is number of unpaired electrons, n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नेट स्पिन से इसका रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 2 into s, where s is नेट स्पिन। और नेट स्पिन कैसे कैलकुलेट करते हो बताइए आपको कि टोटल सपोज करो ये 5 ऑर्बिटल बने हुए हैं या 4-5 जो भी ऑर्बिटल बने हुए हैं, उनमें अगर स्पिन इस टाइप का है तो ये तो पेयर्ड हो गए, ये पेयर्ड हो गए, ये अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, स्पिन यहाँ पे +½ एंड +½ स्पिन जो है नेट वो 3/2 है, क्योंकि इसका +½ -½ कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, इसका भी +½ -½ कैंसिल होगा तो ये भी 0 होगा, तो इनके बीच में तो कोई स्पिन नहीं रहेगा। नेट स्पिन 3/2 है तो दोनों में रिलेशन आएगा n = 2s, देन म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2s इंटू 2s+2। कॉमन ले लिया हमने, 2 बाहर निकाल लिया, देन म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 4s इंटू s+1। 4 को भी बाहर निकाल दिया, देन म्यू विच इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ s इंटू s+1 वॉर मैग्नेटॉन। वॉर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। इस टाइप से हम कंसिडर करेंगे। अगर उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज वो डायमैग्नेटिक होगा। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन जनरली ये उसी कॉम्प्लेक्स पे लागू होता है जिनमें सेंट्रल मेटल एटम d ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगर f ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज जो लेंगे या वैल्यूज जो आएगी वो उस एक्चुअल में जो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज है उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगी, क्योंकि लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनके अंदर जो 4f सब सेल होती है वो इंटरनली होती है, इसलिए लीगैंड का उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लीगैंड का यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ऐसा होगा। वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में या एफ ब्लॉक के में बताऊंगा मैं आपको। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम इस टाइप से कंसिडर कर लेते हैं। इसका होता क्या है, इसने बताया कि कभी कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनता है, कभी आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनता है। इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट का मतलब यह है कि कभी अंदर वाले सेल के या इनर सेल जो होती है उसके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, कभी आउटर सेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। यानी अंदर वाले करते हैं तो इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स होगा और बाहर वाले करेंगे तो आउटर। लेकिन कब ऐसा होगा ये चीज ये वीबीडी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये इसका ड्रॉबैक था। ये सीएफटी में क्लियर होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि कब अंदर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और कब बाहर वाला। मींस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्म्ड। वो क्या होते हैं मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरा उसके साथ साथ इसने बताया कि लो स्पिन और हाई स्पिन के साथ इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्म्ड। इनर ऑर्बिट का मतलब जब अंदर वाले पार्टिसिपेट करेंगे तो इनर, उस टाइम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जनरली इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए इसने बताया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन सकता है
या फिर इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बन सकता है। वो क्या होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। एंड 10th, इसने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट भी होता है। जब हाइब्रिडेशन हो रहा होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन कब होता है ये चीज भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि इन हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट can be take part according to ligand. ligand के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है इन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, लेकिन कब होगा ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होती है। CFT इसका ड्रॉबैक है, CFT इसको एक्सप्लेन करती है। 11th, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उसको इसने बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन किया। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन बाय बैक बॉन्डिंग। कॉम्प्लेक्सेस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बैक बॉन्डिंग से इसने एक्सप्लेन किया, जिसको हम पाई बैक बॉन्डिंग भी नाम देते हैं। इसके अकॉर्डिंग पाई बैक बॉन्डिंग भी यहीं से पूछा जाता है। इसके अकॉर्डिंग सपोज करो ये एक मेटल है, ये एक लिगेंड है। मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, सिग्मा नेचर है इसकी। लिगेंड ने मेटल को लॉन पेयर डोनेट कर दिया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद मेटल के पास जो मेटल के इनर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, और लिगेंड के आउटर वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये तो क्या है, मेटल के दो इनर फुल फील्ड ऑर्बिटल, लिगेंड के आउटर वैकेंट ऑर्बिटल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है यहां से यहां और यहां से यहां। यानी पाई बैक बॉन्डिंग जो होती है वो मेटल टू लिगेंड होती है। पाई बैक बॉन्डिंग किससे होगी, मेटल टू लिगेंड। हाफ पाई अप साइड में बनेगा और हाफ पाई डाउन साइड में बनेगा। ये चीज इसने एक्सप्लेन की कि जब मेटल के सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है, लिगेंड टू मेटल सिग्मा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका होता है, तो लिगेंड मेटल के इतना पास आ चुका होता है कि लिगेंड के आउटर वैकेंट ऑर्बिटल और मेटल के इनर फील्ड ऑर्बिटल। अब आउटर वैकेंट ऑर्बिटल कैन बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकते हैं। ये इनर ऑर्बिटल है तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। इनर फील्ड और आउटर वैकेंट के बीच में मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। यानी कि पहले तो मेटल क्या बिहेव कर रही थी, लेविस एसिड का, और लिगेंड लेविस बेस का बिहेव कर रहा था। और पाई बैक बॉन्डिंग में क्या होगा कि मेटल बिहेव करेगी लेविस बेस का और लिगेंड बिहेव करेगा लेविस एसिड का। तो उस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए पाई बॉन्ड भी बन जाता है। और पाई बॉन्ड इसको नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल टू लिगेंड बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को यहाँ से एक्सप्लेन किया। लेकिन सीएफटी ये बताती है कि सभी लिगेंड ऐसा नहीं करते। इसने तो कह दिया कि सभी लिगेंड ऐसा कर लेते हैं, लेकिन सीएफटी ये बताती है कि सभी लिगेंड ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लिगेंड होते हैं जिनकी नेचर होती है पाई एसिडिक नेचर, पाई एसिडिक नेचर, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की नेचर होती है। जैसे CO है, NO प्लस है, CO प्लस है, CN माइनस है। इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं उनकी होती है जो यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, उस बॉन्ड को बाद में उसने सिनर्जिक बॉन्ड नाम दिया CFT ने, लेकिन यहाँ बताया कि ऐसा बैक बॉन्डिंग हो जाती है। मींस इस केस में पाई बैक बॉन्डिंग है क्या, व्हेन सिग्मा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड
formed between metal ligand to metal, then vacant outer atomic or molecular orbital of ligand come together with inner field orbitals of metal, then electron donates by metal to ligand and pi bond is formed. Between them called pi back bonding. तो इसने बताया कि ऐसा होता है, लेकिन सीएफटी बताते हैं कि ऐसा हर टाइम नहीं होता है। तो इसने बताया कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड वाटर के अंदर डालने पे भी ब्रेक नहीं हो पाता। उसका मीनिंग ये है कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी उसके साथ बने होते हैं, तो बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से स्ट्रॉन्गनेस हो जाती है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो लिगेंड टू मेटल है, और जो पाई बॉन्ड बना हुआ वो मेटल टू लिगेंड है। यानी कि यहाँ पे मेटल पाई बैक बॉन्डिंग में मेटल लेविस बेस की तरह और लिगेंड लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। 12th, इन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल बिहेव लाइक लेविस एसिड एंड लिगेंड बिहेव लाइक लेविस बेस। लिगेंड यहाँ पे लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन लेविस एसिडिक नेचर ऑफ मेटल एंड लेविस बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is directly proportional to Lewis acidic nature of metal, and stability of complex is directly proportional to Lewis basic nature of ligand। अब यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हम जो मॉलिक्यूलर कंसेप्ट पढ़ रहे थे, हाइब्रिडेशन 11th में पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर का कोई चक्कर नहीं है, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री थी वो कैसी हो जाती थी, डिस्टॉर्टेड हो जाती थी, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि यहाँ पे लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं होता, इसलिए हमेशा ही कॉम्प्लेक्स की रेगुलर ज्योमेट्री होती है। मीन्स 13, द ज्योमेट्री of complex will be regular according to hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, क्यों? ड्यू टू देयर इज एब्सेंस ऑफ lone pair with central metal atom in hybrid orbitals। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए रेगुलर ज्योमेट्री होगी। मींस VSEPR थ्योरी जब का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
एंड शेप एंड ज्योमेट्री। हाइब्रिडेशन का वही टाइप है, वही शेप होती है, वही ज्योमेट्री होती है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या हाइब्रिडेशन जो होता है वो एक तो हो सकता है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है। तो ये तो हो गया हाइब्रिडेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, एंड उसके साथ साथ बॉन्ड एंगल्स एंड एग्जाम्पल। हाइब्रिडेशन का टाइप मैं सबसे पहले ले रहा हूं एसपी हाइब्रिडेशन में दो टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक एस और एक पी। पी में हम पी जेड को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम मॉलिक्यूलर एक्सिस को जेड एक्सिस यूज कर रहे हैं। अगर हम वाई एक्सिस यूज करें तो पी वाई यूज कर सकते हैं, जेड एक्स एक्सिस यूज करते हैं, पी एक्स यूज कर सकते हैं। मैं जेड एक्सिस कर रहा हूँ, एक एस और एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल दो बनेंगे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होगी, सेंट्रल न्यूक्लियस ये होगा, एक ऑर्बिटल ये रहेगा हाइब्रिड और एक ऑर्बिटल ये रहेगा। ये भी एसपी हाइब्रिड है, ये भी एसपी हाइब्रिड है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। लीनियरली अपने आप को सेट करेंगे। छोटी छोटी नॉब्स यहाँ पे आएंगे इनकी, क्योंकि एक बड़ी नॉब हो जाती है, एक छोटी। परसेंटेज एस करेक्टर होंगे वो 50% है और परसेंटेज पी करेक्टर है वो भी 50% है इस केस में। बॉन्ड एंगल्स है वो 180 डिग्री है और लीनियर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। लीनियर कैसे हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। उसके साथ साथ एग्जांपल हम ले सकते हैं AG NH3 होल ट्वाइस प्लस। जितने लीगेंड है उसी के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर का कोई चक्कर नहीं है। तो लीगेंड जितना देखोगे आप, दो देखोगे तो यह हाइब्रिडेशन होगा, तीन देखोगे तो sp2 हो जाएगा, चार देखोगे तो दो टाइप के हो सकते हैं, sp3 और dsp2। सेकेंड इज sp2। एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s, एक pz और एक सपोज करो px और py, कोई भी यूज कर सकते हैं। जेड एक्सिस इसलिए लिया है हमने, जेड यूज कर लिया। हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल तीन थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन बनेंगे। अपने आप को इस टाइप से सेट करेंगे कि एक ऑर्बिटल ये रहे, एक ये और एक ये 120 डिग्री के एंगल में, यानी कि ऑर्बिटल भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। एंगल 120 डिग्री हुआ। परसेंटेज s 33.33, परसेंटेज ऑफ p 66.67% होगी और ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री का होगा। ज्योमेट्री ये हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री तो थी लीनियर, यहाँ 180 डिग्री का एंगल था और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, 120 डिग्री का एंगल होगा। उसके साथ साथ इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम CuNH3 होल थ्राइस एंड प्लस। तीन लीगेंड थे तो इस टाइप का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज sp3। एक S होगा और तीनों भी S प्लस px py एंड pz। चार ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अपने आप को इस टाइप से सेट करेंगे टेट्राहेड्रली, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक जस्ट इसके बैक साइड में है। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है और वैकेंट रहेंगे, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा, ध्यान दे लेना। यहाँ पे जो एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का बनेगा। टेट्राहेड्रल होगा, परसेंटेज एस यहाँ पे 25% होंगे, परसेंटेज ऑफ पी 75% होंगे और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा। बॉन्ड एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ सेंटर एटम है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल का एंगल होगा, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। 109 डिग्री 28 मिनट रेगुलर ज्योमेट्री होगी। एग्जांपल ले सकते हैं हम NiCO4 निकल का कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स और NiCl4-2, ये इसके एग्जांपल हैं जनरली। दूसरा हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही DsP2। एक D पार्टिसिपेट करेगा, एक S और 2 P। अब D जो पार्टिसिपेट करेगा कई बार पूछा हुआ है, x² - y² पार्टिसिपेट करेगा इस केस में। एक S और 2 P, PZ और PX और PY, P2 लिए हमने।
हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 4 पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी यहाँ पे 4 बनेंगे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये होगी कि सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसका न्यूक्लियस के साथ साथ ये 4 ऑर्बिटल होंगे, dsp2, सभी ऑर्बिटल यही है, dsp2, कोई भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं रहेगा। ये भी dsp2 है। परसेंटेज ऑफ d, परसेंटेज ऑफ s इसके अंदर कितना होगा 25%, परसेंटेज ऑफ p 50% एंड परसेंटेज ऑफ d 25%। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि d कौन सा पार्टिसिपेट करता है, dx² - y² पार्टिसिपेट करता है। बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। उसके साथ साथ इसकी जो ज्योमेट्री आ जाएगी 90 डिग्री के, इसमें 4 एंगल होंगे और 180 के 2 स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल निकल का ही ले रहा हूं मैं, NiCN4 -2, या फिर प्लेटिनम का PT CN4 -2, पैलेडियम का PD CN4 -2। बता रखा है मैंने आपको कि प्लेटिनम और पैलेडियम अगर कोऑर्डिनेट नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या नहीं है ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, CFT एक्सप्लेन कर पाएगी। उस केस में इनकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट 3D और DSP3। इस केस में एक D, 3 B और एक S पार्टिसिपेट करता है। D जो पार्टिसिपेट करता है वो dz² करता है, ध्यान देना। S एंड तीनों P, PX, PY और PZ 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये होगी कि सेंटर एटम है, उसके साथ साथ ये न्यूक्लियस है, ये 3 अपने आप को ट्रायंगुलर और 2 पिरामिडल रखेंगे। sp3d या dsp3 सारे ऑर्बिटल हैं, सारे खाली हैं, वैकेंट है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं इस केस में। और परसेंटेज ऑफ s 5 में से 1 है तो 20%, परसेंटेज ऑफ p 3 है तो 60% और परसेंटेज ऑफ d 20% इसमें प्रेजेंट है। ये वाले जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री के होंगे और ये वाले जो एंगल है वो 120 डिग्री के हैं। मीन्स दो टाइप के एंगल है, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। और इस केस में अगर देखें हम तो इसकी ये स्ट्रक्चर हो जाएगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ये वाले जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री के, 6 इसमें 90 डिग्री के एंगल है और 3 इसमें 120 डिग्री के एंगल है। 1 एंगल इसमें 180 डिग्री का है। 2 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक ले रहा हूं FeCO5, इसमें हाइब्रिडेशन होता है DsP3, सेंटर एटम आयरन है कार्बोनिल के साथ। या फिर F5 अगर कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे 0 में था, यहाँ पे +2 में है, देन -3, तो इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। इसमें आउटर D पार्टिसिपेट करेगा, इसमें इनर D पार्टिसिपेट करेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है sp3d2 और d2sp3। sp3d2 एंड d2sp3। एटॉमिक ऑर्बिटल एक s, तीनों p, px, py और pz और उसके साथ साथ 2d। ये तो 2d पार्टिसिपेट करते हैं, वो dx² - y² एंड dz² होते हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे 6 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी यहाँ पे 6 होंगे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये रहेगी कि सेंटर एटम के पास में 4 ऑर्बिटल इस टाइप से होंगे जो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे और 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो पिरामिडल होंगे। सभी ऑर्बिटल खाली हैं और sp3d2 या फिर d2sp3 है। परसेंटेज ऑफ s है वो 6 में से 1 है तो 1/6 × 100 है। परसेंटेज ऑफ p है वो 50% है क्योंकि 3 है। परसेंटेज ऑफ d है 1/3 × 100 है, ये परसेंटेज है इसकी। ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं और ये भी एंगल कितने के हैं 90 डिग्री के। 90 डिग्री के यहाँ पे 12 एंगल है, 180 के यहाँ पे 3 है। 90 डिग्री के एंगल्स है। इस टाइप से ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल ले सकते हैं Fe F6 -4,
ये एग्जांपल है sp3d2 का, ध्यान दे लेना। और FeCN6-4 ये एग्जांपल है D2sp3 का, यानी कि ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है और ये इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। ये हाई स्पिन है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रेशन इस टाइप के हाइब्रेशन हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। अब हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है वो बता देता हूं मैं। हाइब्रेशन एक sp है, एक sp2 है, एक sp3 है। एक हाइब्रेशन हमने ले लिया dsp2, एक ले लिया dsp3, एक ले लिया d2sp3, एक हमने ले लिया sp3d, एक हमने ले लिया sp3d2। ये हाइब्रेशन ले लिया। तो sp एंड sp2 आउटर ऑर्बिट पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर जैसे मैं बात करूं, ये कोई भी एग्जांपल ले लिया हूं उसमें हमने, उसमें 3d भी आता है, 4s भी आता है, 4p भी आता है। तो आउटर तो कौन से हैं, 4s और 4p है, और इनर कौन सा है, 3d। इसके बाद मैं आपको बात कर लेता हूँ 4d भी आता है। अगर हाइब्रेशन में ये s और ये p पार्टिसिपेट करता है और वो भी वैकेंट है, एक s और एक p, तो आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि आउटर है वो। ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिट। ये भी आउटर ऑर्बिट है और ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स मींस आउटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हाई स्पिन भी होंगे। हाई स्पिन का मतलब उनके अंदर जितने नंबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल एटम के पास थे, उतने ही कॉम्प्लेक्स में भी रहेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने की वजह से उनका स्पिन चेंज नहीं होगा और वो स्पिन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए उसको क्या नाम दिया हमने, हाई स्पिन। ये भी हाई स्पिन होगा। इसके केस में sp3 s और 3p पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी वैकेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इनमें थे तो वो डी में चले जाएंगे। क्या करके, अगर ये खाली थे तो खाली है, अगर ये वैकेंट थे s एंड p अगर वैकेंट हैं और फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हाई स्पिन बनेगा और हाई स्पिन के साथ साथ आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स भी होगा। कंडीशन लग गई। और अगर s या p के अंदर एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और रीअरेंजमेंट से वो 3d में चला गया, रीअरेंजमेंट से किस में चला गया, वो 3d में, एंड went in 3d after rearrangement, क्योंकि इसने बताया रीअरेंजमेंट भी हो जाता है कभी कभी। तो उस कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और लो स्पिन के साथ साथ आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स भी होगा, सॉरी इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स भी होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे उसकी पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो उस कंडीशन में स्पिन उसका कम हो गया, इसलिए लो स्पिन है। बाहर वाले डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस ये s 3p और ये डी पार्टिसिपेट कर रहा है, 4 वाला। इसमें भी s p 3 एंड d2, ये s ये p और ये d वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि वैकेंट है, 3d में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस कंडीशन में आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स और इसके साथ साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा। आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन केस में इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है और इनमें अंदर वाला डी s और p के साथ अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करता है, इसलिए अंदर की तरफ लिखा है हमने इसको। ये सभी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वीवीटी ये बताती है कभी इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कभी आउटर, लेकिन सीएफटी ये बताती है कि इनर कब बनेगा और आउटर कब बनेगा। मैं आपको यही बता देता हूँ, लिगेंड पे डिपेंड करता है सीएफटी के अकॉर्डिंग। यानी लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उस कंडीशन में वो इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनाता है, चाहे ये वाले चाहे ये वाले। आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स हमेशा ही हाई, जो आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमेशा ही वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में बनता है। तो कब रीअरेंजमेंट होता है, कब रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये चीज एक्सप्लेन कौन कर पाता है
केवल CFT, जो आगे आप कंडीशन बताएंगे। इसकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में। समझ आ गया होगा, तैयार रखिएगा। थैंक यू।